कहानी की शुरुआत 11 दिसंबर 2001 से होती है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर हुए भयानक आतंकी हमले में करीब 3000 बेगुनाह लोग मारे गए थे। इस घटना के 2 साल बाद 2003 में एक गुप्त CIA डिटेंशन सेंटर में डेन नाम का एक CIA एजेंट एक संदिग्ध आतंकवादी से कड़ाई से पूछताछ कर रहा है। इस संदिग्ध को पाकिस्तान से पकड़ा गया है और उस पर इल्जाम है कि उसने 9/11 के हमले में अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन का साथ दिया था। उस पर यह भी शक है कि उसने हमले को अंजाम देने वालों तक पैसे पहुंचाए थे। डेन के साथ माया नाम की एक जूनियर CIA ऑफिसर भी है, जो सालों से अल-कायदा और ओसामा के बारे में जानकारी जुटा रही है। उसे ओसामा को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी ये पता लगाना है कि वो कहाँ छिपा है। लेकिन 9/11 के 2 साल बाद भी CIA को ओसामा की कोई पक्की खबर नहीं मिली है। पूछताछ के दौरान डेन उस संदिग्ध को टॉर्चर करता है और उसके साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। डेन उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारा दोस्त है, जल्द ही सऊदी अरब में कुछ गड़बड़ करने वाला है। अगर तुम इसके बारे में बताओ तो मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा। फिर भी वो चुप रहता है। गुस्से में डेन उसके गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर उसे बुरी तरह पीटता है। इसके बाद माया पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास पहुंचती है। वो और डेन अपने साथियों के साथ मिलकर ओसामा को पकड़ने के मिशन में जुटे हैं। फिर 2004 में सऊदी अरब के एक होटल में अल-कायदा के आतंकियों का ग्रुप गैर मुस्लिमों और अमेरिकियों पर हमला करता है। अंधाधुंध गोलीबारी में कई लोग मारे जाते हैं। टीवी पर एक खबर देखकर डेन और माया को गहरा सदमा लगता है। डेन खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानता है और कहता है, मुझे इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन मैं उस आदमी से कुछ नहीं उगलवा पाया। माया एक आइडिया देती है, क्यों ना हम उससे झूठ बोले कि हमने सऊदी अरब में आतंकियों को पकड़ लिया और ये सब तुम्हारे सच बोलने की वजह से हुआ। वैसे भी वो कई दिनों से सोया नहीं है, वो हमारी बात मान लेगा। दोनों उस संदिग्ध को अच्छा खाना देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमने कई बेगुनाहों की जान बचा ली और सऊदी में आतंकियों को पकड़ लिया। नींद की कमी की वजह से उसका दिमाग काम नहीं करता और वो उनकी बातों में आ जाता है। वो अब्बू अहमद अल कुवैती का नाम बताता है, जो ओसामा का करीबी और कंप्यूटर एक्सपर्ट है। वो बताता है कि उसने कराची में अब्बू अहमद से मुलाकात की थी, जहां उसने ओसामा की चिट्ठी पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि जिहाद को जारी रखना है। माया और डेन ने अब्बू अहमद का नाम पहली बार सुना था। माया अल-कायदा के पकड़े गए आतंकियों और जेल में बंद लोगों से अब्बू अहमद के बारे में पूछताछ शुरू करती है। कई आतंकी बताते हैं कि अब्बू अहमद ही ओसामा के मैसेज उन तक पहुंचाता था। इससे माया को यकीन हो जाता है कि अब्बू अहमद तक पहुंचने का मतलब है ओसामा तक पहुंचना। माया ये बात अपनी चीफ को बताती है तो इसे सीरियसली नहीं लेता और ठोस सबूत मांगता है। फिर जुलाई 2005 में लंदन की एक बस में बम धमाका होता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसका जिम्मेदार भी ओसामा को ठहराया जाता है। माया पाकिस्तान के एक डिटेंशन सेंटर में एक आतंकी से पूछताछ करती है, जो कहता है, मैं अब्बू अहमद को जानता हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। वो कभी एक जगह नहीं रुकता। माया और डेन कई आतंकियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन अब्बू अहमद की सटीक जानकारी नहीं मिलती। डेन थक जाता है और माया से कहता है, मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ, तुम भी चलो। लेकिन माया ओसामा को ढूंढे बिना कहीं नहीं जाना चाहती। डेन उसे चेतावनी देता है कि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है, लेकिन माया को कोई डर नहीं। माया तरह तरह की तकनीकों और अनुमानों से अब्बू अहमद को ढूंढने में जुटी रहती है। सितंबर 2008 में वो अपने एक साथी के साथ पाकिस्तान के एक होटल में होती है। तभी वहाँ जोरदार धमाका होता है। दोनों बार बार बचती हैं, लेकिन कई लोग मारे जाते हैं। 2009 में माया की एक सहकर्मी बताती है कि जॉर्डन का एक डॉक्टर, जो अल-कायदा के लिए काम करता है, पैसे के लिए उनके साथ काम करने को तैयार है। वो अफगानिस्तान की अमेरिकी मिलिट्री बेस में उससे मिलने की प्लानिंग करती है, लेकिन जब वो डॉक्टर वहाँ पहुँचता है तो उसकी गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं और अल्लाहू अकबर चिल्लाकर खुद को उड़ा देते हैं। इस धमाके में माया की सहकर्मी और कई CIA ऑफिसर मारे जाते हैं। माया को एक और बुरी खबर मिलती है कि अब्बू अहमद, जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी, 2001 में मर चुका है। एक वीडियो में एक आतंकी कहता है कि उसने अब्बू अहमद को अफगानिस्तान में दफनाया है। ये सुनकर माया टूट जाती है। उसे लगता है कि उसका सालों का मेहनत बेकार गया। CIA पर दबाव बढ़ता है
कि वो ओसामा को जल्द ढूंढे। कुछ दिन बाद माया की एक सहकर्मी बताती है कि 9/11 के बाद कई देशों में नकली पासपोर्ट के साथ पकड़े गए लोगों में एक अफगानिस्तान का चेहरा अब्बू अहमद से मिलता जुलता था। माया को पता चलता है कि अब्बू अहमद के 8 भाई हैं, जिनके चेहरे आपस में मिलते हैं। हो सकता है कि 2001 में मारा गया शख्स उसका बड़ा भाई हो, यानी अब्बू अहमद जिंदा हो सकता है। माया डेन को कॉल करती है, जो अब वार्षिक गठन में CIA की सीनियर पोस्ट पर है। वो कहती है, मुझे यकीन है कि अब्बू अहमद जिंदा है, मुझे उसका नंबर चाहिए। डेन कुवैत जाता है और वहाँ एक प्रिंस से मिलता है। वो CIA के फ्रेंड से एक कार गिफ्ट करता है और बदले में अब्बू अहमद का असली नाम इब्राहिम सईद और उसका फोन नंबर लेता है। डेन वो नंबर माया को भेजता है। माया और उसकी टीम उस नंबर को ट्रैक करती है, जो ज्यादातर बंद रहता है। जब फोन ऑन होता है तो पता चलता है कि अब्बू अहमद रावलपिंडी में है। मई 2010 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में एक गाड़ी में विस्फोटक मिलता है, जो फटने से बच जाता है। माया अपने चीफ से रावलपिंडी और पेशावर में सेफ हाउस और ऑपरेटिव्स मांगती है, लेकिन चीफ मना कर देता है। गुस्से में माया कहती है, अगर ऐसा है तो मैं वाशिंगटन वापस जा रही हूँ, फिर आपको जवाब देना होगा कि मैं यहाँ क्यों आई थी। चीफ को उसकी बात माननी पड़ती है। CIA ऑपरेटिव्स अब्बू अहमद को ढूंढने में लग जाते हैं। एक दिन जब उसका फोन ऑन होता है, ऑपरेटिव्स उसकी फोटो खींच लेते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है, लेकिन इसी बीच माया पर गाड़ी में हमला होता है, जिससे वो बार बार बचती है। उसकी जान को खतरे की वजह से उसे अमेरिका बुला लिया जाता है, लेकिन वो मिशन को मॉनिटर करती रहती है। CIA को पता चलता है कि अब्बू अहमद पाकिस्तान के अब्टाबाद में एक बड़े कॉम्प्लेक्स में रहता है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के पास है। कई महीनों तक उस घर पर नजर रखी जाती है। माया बताती है कि घर की दीवारें 10 फीट ऊंची है, खिड़कियां हमेशा बंद रहती है और छत पर 7 फीट की दीवार है। कोई बाहर नहीं मिलता, न ही कूड़ा फेंका जाता है। सैटेलाइट से पता चलता है कि घर में 3 औरतें, 2 मर्द, कई बच्चे और एक शख्स है, जो सिर्फ छत पर टहलता है, लेकिन दीवार की वजह से दिखाई नहीं देता। माया को यकीन है कि वो ओसामा है, लेकिन बाकी ऑफिसर्स को शक है। कई महीनों बाद CIA चीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलता है। वो बताता है कि घर में ना इंटरनेट है, ना फोन। बच्चों के लिए नकली वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, लेकिन घर के अंदर नहीं घुस सके। सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि राष्ट्रपति को पक्के सबूत चाहिए। चीफ जवाब देता है, अगर ओसामा भाग गया तो आप हर दिन पछताएंगे। इसके बाद हमले का प्लान बनता है। माया को एरिया 51 में US नेवी सील्स के साथ देखा जाता है, जहां उन्हें रडार से बचने वाले हेलीकॉप्टर से दिखाए जाते हैं। वो सील्स को बताती है कि उन्हें एब्टाबाद के उस घर में हमला करना है, जहां ओसामा छिपा हो सकता है। फिर एक मीटिंग होती है, जिसमें तय करना है कि हमला करना चाहिए या नहीं। कई सीनियर ऑफिसर्स रिस्क लेने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर ओसामा वहाँ नहीं मिला तो अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन माया 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहती है वो ओसामा ही है। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा हमले को मंजूरी दे देते हैं। CIA और नेवी सील्स मिलकर ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की योजना बनाते हैं। सील्स अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं। 1 मई 2011 की रात वो बिना आवाज किए हेलीकॉप्टर से उस घर पर उतरते हैं। एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान दीवार से टकरा जाता है, लेकिन कोई घायल नहीं होता। घर के अंदर से गोलीबारी शुरू होती है। सील्स जवाबी फायरिंग में अब्बू अहमद को मार देते हैं। वो घर में ओसामा को ढूंढते हैं। एक ऑफिसर ऊपरी मंजिल पर जाता है, जहां अंधेरा है। वो ओसामा कहकर बुलाता है, जैसे मदद करने आया हो। हलचल होती है और वो गोली चला देता है। अंदर वो देखता है कि मरा हुआ शख्स ओसामा बिन लादेन है। सील्स हेडक्वार्टर को बताते हैं कि ओसामा मारा गया। घर में कुछ औरतें और बच्चे हैं, जिन्हें वो नुकसान नहीं पहुंचाते। हेडक्वार्टर से कहा जाता है कि पाकिस्तान को खबर लग गई है, इसलिए जल्दी से साबूत और ओसामा की बॉडी लेकर निकले। वो हार्ड डिस्क और जरूरी सामान लेते हैं, फंसे हेलीकॉप्टर्स को उड़ा देते हैं और जलालाबाद के अमेरिकी बेस पर लौटते हैं। वहाँ माया ओसामा की बॉडी देखकर कंफर्म करती है कि ये वही है। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद माया अकेले सैन्य विमान में घर जाने को तैयार होती है। पायलट पूछता है, आप कहाँ जाना चाहती हैं? माया की आंखों में आंसू है, जो उसके सालों के संघर्ष, बलिदान और मिशन की सफलता की भावनाओं को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको क्या
क्या लगता है, क्या इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ा बदलाव लाया? अपनी राय कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।